जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, अंडमान निकोबार में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अंडमान निकोबार में हमको फ्लाइट से जाना चाहिए या फिर जहाज से और क्रूज लेके जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अंडमान निकोबार में हम कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको अंडमान निकोबार के बारे में सारी जानकारी बता दूंगा और मैं आपको कम से कम खर्चा बताऊंगा अंडमान निकोबार तक जाने का। दोस्तों अभी हम बाकी सारी बातों को रखते हैं साइड में और हम बात करते हैं कि हमें अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। दोस्तों अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए कोई भी रोड फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये समुद्र के बीच है, एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर आप शिप के माध्यम से जा सकते हैं या फिर आपको फ्लाइट से जाना होगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हमें जो फ्लाइट लेनी है वो हमें कहां से लेनी होगी। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कलकत्ता या फिर विशाखापट्टनम में है, या फिर अगर आप चाहे तो चेन्नई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में एयरपोर्ट है तो आप वहां से भी फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आप उसी दिन 2 से 3 घंटे में वहां पर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप शिप से जाते हैं तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे और साथ ही साथ आपको शिप का खर्चा भी ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा, लगभग सेम ही होता दोनों का। दोस्तों अगर आप शिप से जाना चाहते हैं तो आप चेन्नई से भी शिप ले सकते हैं या फिर कोलकाता से भी ले सकते हैं, लेकिन शिप में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे अंडमान पहुंचने में। मेरी ये सलाह है कि आप फ्लाइट ही लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि हमें अंडमान निकोबार पहुंच के क्या क्या चीजें करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान की कैपिटल भी मानी जाती है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में ही आपको फ्लाइट वाला ड्रॉप करेगा, वहां पर आप चाहे तो होटल ले सकते हैं, नहीं तो आप अंडमान के जो मेन शहर है ना वहां पर जाकर भी आप होटल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप पोर्ट ब्लेयर पे होटल लेते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, 3000 से लेकर 5000 तक एक कमरे का होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आप अंडमान से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाके शहर में होटल लेते हैं ना तो आपको उसका कॉस्ट 1500 से देकर 3000 रुपए तक देना पड़ेगा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप पोर्ट ब्लेयर पर ही रुके। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको महंगे होटल में रुकने के लिए सजेशन क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप पोर्ट ब्लेयर के आसपास रुकते हैं तो आपके 2 फायदे होंगे। पहले तो आपको जो एयरपोर्ट होगा वो आपके होटल से नजदीक होगा, और अगर मैं दूसरे फायदे की बात करूँ तो आप 2 आइलैंड पर जरूर ही जाओगे, क्योंकि अक्सर वहाँ पर टूरिस्ट जाते रहते हैं, जिसमें से पहले का नाम है हैवलॉक आइलैंड, दूसरे का नाम है नील आइलैंड। दोस्तों वहाँ जाने के लिए आपको फेरी लेनी होगी जो आपको मरीना चेटी से मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये फेरी क्या है और ये जो मरीना चेटी है वो क्या है। दोस्तों ये जो फेरी है वो एक जहाज है, यानी कि शिप है, जो आपको अंडमान से लेकर आइलैंड तक लेके जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं मरीना चेटी के बारे में। ये जो मरीना चेटी है वो एक स्थान है जहाँ पर आपको फेरी की टिकट लेनी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो आपको फेरी की टिकट मिलती है वो आपको 2 प्रकार से मिलती है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की शिप होती है वो, दूसरा आपको जो प्राइवेट शिप होती है वो। दोस्तों अगर आप प्राइवेट शिप की टिकट लेते हैं तो आपको 3 से 4 गुना महंगी मिलेगी वो टिकट। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट की फेरी की टिकट लेना चाहते हैं तो जो आपका पोर्ट ब्लेयर था ना वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ मरीना चेटी से आप टिकट लीजिए और अभी आप आइलैंड पर जा सकते हैं। देखो दोस्तों जो गवर्नमेंट की शिप का रेट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, 300 से 400 रुपए पर बंदे का, वो भी आने जाने का। लेकिन अगर आप प्राइवेट शिप में जाना चाहते हैं तो उसका 2 से 2500 रुपए होता है पर बंदे का जाने का। तो दोस्तों अभी आपको समझ आ गया होगा कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट की शिप में जाना है ताकि आपका बजट कम से कम लगे। दोस्तों अभी अगर आप गवर्नमेंट की फेरी में जाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 दिन पहले उसकी टिकट बुक करवा लें। जैसे कि जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचे उसी दिन अपनी टिकट निकलवा लीजिए, और वो भी परसों की, क्योंकि 2 दिन तो अंडमान में घूमने में लग जाएंगे। और जिस दिन की आपने टिकट बुक की हुई उस दिन आप मरीना चेटी जाइए और वहां से शिप पकड़िए और चले जाइए। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं हमें डे 1 पर अंडमान निकोबार पर कौन कौन सी जगह पर घूमना है। तो सबसे पहले हमने जाना है सेलुलर जेल, जो कि वहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जेल माना जाता है। ब्रिटिशर के समय में काले पानी की जेल इसी जेल में दी जाती थी। तो वहाँ की टिकट होगी और आपको वहाँ पर नाइट शो भी दिखाया जाएगा। वहाँ पर जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको जाकर नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी। वो पता चलेगा कि ब्रिटिश के टाइम में क्या क्या होता था इंडिया के साथ। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, वहाँ पर भी जाके घूमे। वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करने की चीजें भी है, वहाँ पर शॉपिंग भी कीजिए। वहाँ से वापस आकर डे 1 पर पूरा दिन रेस्ट कीजिए। दूसरे दिन उठिए और सबसे पहले आपको जाना है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड एक टापू है, वहाँ पर जाकर आपको नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी। जैसे कि वो एक आइलैंड है तो आपको वहाँ पर जाके बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। रॉस आइलैंड जाने के लिए जो आपको जहाज लेनी पड़ेगी वो आपको एवरडेन जेटी पर जाके लेनी पड़ेगी। दोस्तों ये जो एवरडेन जेटी है वहाँ पर जाके आपको शिप मिलेगी वहाँ पर जाने के लिए। टिकट का कॉस्ट आपको 600 से 700 रुपए लगेगा जाने का और आने का एक बंदे का। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके फोटो शूट कीजिए, वहाँ का फेमस नारियल पानी पीजिए और वापस आ जाइए। और हम डे नंबर 3 पर चलेंगे हैवलॉक आइलैंड पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हैवलॉक आइलैंड आपने कैसे कैसे जाना है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें हैवलॉक आइलैंड में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। हैवलॉक आइलैंड में घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो अब हैवलॉक आइलैंड में 1 नाइट और 2 डेज का स्टे बनाइए। अभी हम बात करते हैं कि अभी हैवलॉक आइलैंड में घूमना कहाँ पर है। हैवलॉक आइलैंड में सबसे ज्यादा क्लीन और नीट एंड क्लीन बीच है वो है आपका राधानगर बीच। राधानगर बीच के आसपास आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप होटल लीजिए जिसका कॉस्ट 2 से 3000 रुपए होगी एक दिन का। तो आप राधानगर बीच के आसपास अपना स्टे बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हैवलॉक आइलैंड के आसपास हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी और हमें क्या क्या चीजें करनी है।
सबसे पहले आपने जाना है राधानगर बीच। दोस्तों ये जो बीच है वो पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीन रखे जाने वाला बीच में से एक है। साथ साथ आपने दूसरे बीच पर जाना है जो है काला पत्थर बीच। बीच पर आप जाइए, वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए और चले जाइए एलिफेंटा बीच। बीच पर आपको वाटर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पर जाके बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमें हैवलॉक आइलैंड में जो हमने बीच बताया ना, वहाँ पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। इस जगह पर घूमने के लिए आप ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आप स्कूटी ले लीजिए। हैवलॉक आइलैंड पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे स्कूटी वाले देखने को मिल जाएंगे, ले लीजिए। होता है 500 से 600 रुपये पर डे का। अगर पूरे हैवलॉक आइलैंड में घूमिए, जिससे आपका पूरा बजट कम हो जाएगा। पेट्रोल की तो आप 100 रुपये के पेट्रोल में पूरे हैवलॉक आइलैंड में घूम सकते हैं, वो भी एक दिन में। आइलैंड घूमने के बाद अभी आपने जाना है नील आइलैंड। ये आपको वापस हैवलॉक की जेटी पर आना पड़ेगा, तो आप वहाँ से जा सकते हैं नील आइलैंड। तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई लोग बताते हैं लेकिन आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नील आइलैंड पर घूम के वापस आ जाइए। है कि हमें नील आइलैंड पर कहाँ पर घूमना पड़ेगा और हमारा साधन क्या होगा। बहुत सारे बीच देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ का सबसे फेमस बीच है लक्ष्मणपुर बीच। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। आपको हैवलॉक आइलैंड का बहुत बढ़िया दृश्य देखने को मिलेगा। मैं चाहते हैं तो आपको लक्ष्मणपुर बीच के आसपास बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। करता है कि इन सारी जगह पर हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। अंडमान पर अपना खाना खाना चाहते हो तो आपको वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादा होता है, अगर टाइम के एक व्यक्ति के खाने की तो उसका 200 से 250 रुपये लगेगा एक बार का। तो आइलैंड में भी यही कॉस्ट पड़ता है और नील आइलैंड में भी यही कॉस्ट पड़ता है। तो देखिए हमें अंडमान निकोबार कब आना चाहिए और वहाँ पर नेटवर्क की क्या फैसिलिटी है। नेटवर्क आते हैं, किसी आइलैंड पर नेटवर्क नहीं आते। सिम है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर आपका सिम नहीं है तो उसमें जल्दी से पोर्ट करवा लीजिए। तो आपको बिना नेटवर्क के ही पूरी यात्रा कंप्लीट करनी पड़ेगी। दोस्तों हमें बेस्ट टाइम क्या है अंडमान निकोबार जाने के लिए। दोस्तों आप अगर कभी भी जा सकते हैं अंडमान निकोबार घूमने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और कोई भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने को नहीं मिलती। मेरे दोनों ही सीज़न बहुत अच्छे हैं अंडमान निकोबार जाने के लिए। दोस्तों बहुत सारी जगह घूमने के लिए तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जितनी जगह पर आप घूमेंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा। तो देखिए हमें अंडमान निकोबार घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। टिकट, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके स्कूटी का खर्चा, उसका कॉस्ट अगर मैं जोड़ूँ, अगर मैं बात करूँ तो आपका एक ही व्यक्ति का खर्चा 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा कि अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपका आने जाने का खर्चा 10 से 12 हज़ार तो आराम से हो जाएगा। आना चाहते हैं तो आपका 50 हज़ार में आप आराम से पूरा अंडमान निकोबार घूम सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हमें जाना है तो नीचे जल्दी से कमेंट कर दो, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको लाइक कर दो और ऐसी और के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट के लिए। बाय बाय।